साइंटिस्ट और प्लांट्स ब्रीडर्स पुराने वक्तों से ही प्लांट्स की या क्रॉप्स की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे ट्रेड्स जिनको उन्होंने दूसरे क्रॉप्स में या प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कराया था, उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे और इस सारे प्रोसीजर को तकरीबन 100 साल 100 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके होंगे। ठीक है, अब इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करने का मकसद क्या था कि जो क्रॉप है उसकी यील्ड को, मतलब क्रॉप की जो क्वांटिटी है, ताकि ज़्यादा मिकदार में क्रॉप वो हासिल कर सके, उसकी पैदावार हासिल कर सके ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर आ जाता है, सैलिनिटी आ जाती है, इसके अलावा जो कहत साली है, ड्रॉट वगैरह, उसको वो टॉलरेट कर सकें, उसके अगेंस्ट टॉलरेंस को बढ़ा सकें। डिफरेंट जो वायरसेस हैं, फंजाई हैं और बैक्टीरिया हैं, आप देखें जिस तरह ह्यूमन की डिजीज़ होती हैं, इसी तरह क्रॉप्स में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं, जो वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस उनके अंदर आ सके। इसके अलावा जितने भी जो पेस्ट हैं वो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, और ये टेक्निक्स यूज़ करने का एक मकसद ये भी था कि उनके अंदर जितने भी पेस्ट्स हैं उनके अगेंस्ट टॉलरेंस पैदा हो, और जो उन पे हर्बिसाइड्स वगैरह या जितने भी इंसेक्ट किलर्स स्प्रे किए जाते हैं उनसे उन पे एडवर्स अफेक्ट ना हो, उस इफ़ेक्ट को वो विथस्टैंड कर सकें, उस स्ट्रेस को वो बेयर कर सकें और उस स्ट्रेस को वो टॉलरेट कर सकें। अब जितनी भी क्लासिकल ब्रीडिंग थी वो लार्जली जो उसका रिलायंस था, सबसे ज़्यादा वो जिस चीज़ पे डिपेंडेंट थी वो क्या थी, होमोलोगस रिकम्बिनेशन। और होमोलोगस रिकम्बिनेशन आपको पता है क्रोमोसोम्स के साथ रिलेटेड है। सो जो क्लासिकल ब्रीडिंग थी उसका अगर हम मेन पॉइंट देखें या उसका जो मेन एरिया था जिस चीज़ के साथ वो रिलेट करते थे, वो क्या था, जेनेटिक डाइवर्सिटी था। ओके, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग को और न्यू टेक्निक्स को। सो जितनी भी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स थी, मतलब जितनी भी पुरानी टेक्निक्स थी जिनको प्लांट ब्रीडर्स यूज़ करते थे, उसमें मेनली आ जाती हैं आपके पास प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसके अलावा एम्ब्रियो रेस्क्यू और म्यूटाजेनेसिस, ताकि प्लांट्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स वो बना सकें जो कि पहले से नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा जो न्यू टेक्निक्स हैं जिनको ब्रीडर्स ने यूज़ किया था, और उनको यूज़ करने का पर्पस क्या था कि जो प्लांट्स की क्वालिटी है, जो उनकी यील्ड है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, साथ साथ क्रॉप्स की भी यील्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो इन टेक्निक्स में मेनली आपके पास आ जाती हैं एक्लाइमेटाइजेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, बैक क्रॉसिंग एंड प्लांट इम्प्रूवमेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो आज की वीडियो का जो हमारा मेन कंसर्न होगा दैट विल बी एक्लाइमेटाइजेशन, लेकिन फिर भी हम शॉर्टली इन सब को डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्लाइमेटाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्लांट्स को एक्सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सूटेबल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उनको मिल जाता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर उनको मिल जाता है, तो वो किस तरह से कोप करेंगे, किस तरह से उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, मतलब एक पौधा है उसके कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि वही आगे ग्रो करें, तो उसमें उसके डिज़ायरेबल ट्रेट्स को चूज़ किया जाता है और देन उस प्लांट को फिर ब्रीड कराया जाता है। सो ये प्रोसेस क्या हो गया, सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्रॉस ब्रीड कराया जा सकता है ताकि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिल सकें उनको। अगर हम बात करते हैं बैक क्रॉसिंग की, तो बैक क्रॉसिंग में क्या होता है कि बैक क्रॉसिंग में हाइब्रिड को उसी के एक पेरेंट प्लांट के साथ ब्रीड कराया जाता है ताकि जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकें। और नेक्स्ट आ जाता है प्लांट इम्प्रूवमेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसमें डिफरेंट यूज़फुल जीन्स या डिफरेंट डिज़ायरेबल जीन्स डेवलप किए जाते हैं ताकि बेटर जो प्लांट्स हैं वो डेवलप हो सके, प्लांट्स की जो यील्ड है वो इम्प्रूव हो सके, क्रॉप्स की यील्ड भी इम्प्रूव हो सके। ये टेक्निक्स क्या करती हैं या इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस ये है कि ये बेटर, स्ट्रॉन्गर और हाई यील्डिंग प्लांट्स और क्रॉप्स को बना सकें, क्रॉप्स को पैदा कर सकें, और डे बाय डे वो अब पॉपुलर होने से क्या मुराद है कि डे बाय डे उनकी मार्केट में जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती रहे, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे।
सो एक्लाइमेटाइजेशन को हम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि एक्लाइमेटाइजेशन क्या होती है। सो एक्लाइमेटाइजेशन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो अपने आप को एडजस्ट करता है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं, एडवर्स चेंजेस, मतलब जो कि उनकी सूटेबल कंडीशंस के मुखालिफ हैं, जो एडवर्स कंडीशंस हैं, जो उन पर बुरा असर डाल सकती हैं, उसके अगेंस्ट वो खुद को कैसे एडजस्ट करेंगे। सो उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में क्या आ जाता है कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड मींस के डे लेंथ कितनी होगी, इसके अलावा पीएच, ठीक है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने आप को इन चेंजेस के अगेंस्ट, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को वो एडजस्ट कर सकें एनवायरनमेंट में। अब एक्लाइमेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो थोड़े से टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। एडॉप्टेशन जो है वो एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। एडॉप्टेशन में क्या है कि वो मतलब अपने आप को जो है वो मतलब कम्प्लीटली चेंज कर देना, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाना। लेकिन एक्लाइमेटाइजेशन में क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड, ये बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। और जो एडॉप्टेशन होती है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं, और जो एक्लाइमेटाइजेशन होती है वो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्लाइमेटाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एक्लाइमेटाइजेशन होती है। वो नेचर में भी हो सकती है, वो किसी एक फील्ड के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अब जो टेम्परेचर चेंज है या जो सेल्स हैं हमारे पास या कोई भी ऑर्गेनिज़म है, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। वो क्या करती है कि बहुत ज़्यादा जो अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो ज़्यादा फ्लूइड्स बनाती है, ठीक है। और अगर हॉट टेम्परेचर है तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड हो जाती है, ठीक हो गया। अब एक्लाइमेटाइजेशन क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म को हेल्प करता है कि वो एडवर्स हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सके और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डेली लाइफ के अकॉर्डिंग या अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन्स का एक्लाइमेटाइजेशन में क्या रोल है। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एक्सप्रेस होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहती हैं, जो कि एज अ मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स एक्ट करते हैं। और मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स क्या होती हैं कि ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर नॉन कोवलेंट फोल्डिंग होती है। अब हीट शॉक प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि ये सेल्फ फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। किस कंडीशंस में मेंटेन करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली या कोल्ड हो गया या बहुत ज़्यादा हाई हो गया, पीएच एक्सट्रीमली अप हो गई या राइज हो गई या एक्सट्रीमली फॉल हो गई है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में हीट शॉक प्रोटीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं ताकि सेल जो है वो अपने फंक्शंस को मेंटेन कर सके और नॉर्मली अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब देखा गया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर्स में ख़ुद को एक्लाइमेटाइज कर देते हैं, उनमें जो हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं उनका रेस्टिंग लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। अब रेस्टिंग लेवल लो होने का क्या बेनिफिट है उनको कि अगर वो टेम्परेचर की उसी जिस कंडीशन में है अगर उससे ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में चले जाते हैं, इट मींस कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कंडीशन में वो चले जाते हैं तो जो हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं वो पहले से ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है, ताकि वो सेल को सपोर्ट कर सकें कि वो अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म कर सकें। अब जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं और जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की रेगुलेशन है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है किसी भी ऑर्गेनिज़म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से एक्लाइमेट कराने के लिए, ठीक है। अब ये मैकेनिज़्म हीट शॉक प्रोटीन्स और एक्लाइमेटाइजेशन का जो आपस में रिलेशनशिप है, ये किसी भी ऑर्गेनिज़म को हेल्प करते हैं कि वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकें और अपने फंक्शंस को नॉर्मली कैरी आउट कर सकें। अभी तक एक्लाइमेटाइजेशन में हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो सारी हमने टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हुए ही की है। सो अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स का टेम्परेचर है और एक्लाइमेटाइजेशन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरह से लिंक होते हैं। अब बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें मैपल ट्रीज़ की, आयरिसिस की और टोमेटोज़ की। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स के बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं।
ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं? कुछ दिनों के लिए भी और कुछ हफ्तों के लिए भी। अब अगर यही टेम्परेचर ड्रॉप मतलब टेम्परेचर अगर कॉन्टीन्यूसली कम होता रहे तो एट द एंड क्या होता है कि वो टेम्परेचर उन प्लांट्स की डेथ का रीज़न बन जाता है। ठीक है, इतने लो टेम्परेचर की वजह से उन प्लांट्स की डेथ हो जाती है। अब डिफरेंट स्टडीज़ हैं वो क्या बताती हैं कि जो टोमेटो के प्लांट्स हैं वो अपने आप को हाई टेम्परेचर पे भी एक्लाइमेट कर सकती हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो एडजस्ट हो सकते हैं और लोअर टेम्परेचर पे भी। लेकिन ये जो एक्लाइमेटाइजेशन होती है वो कुछ ही दिन के लिए होती है। ठीक है, लेकिन अगर हाई हो जाता है टेम्परेचर तो ये प्लांट्स अपनी जो फंक्शंस हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो इन प्लांट्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो इतने हाई या एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं उसमें सर्वाइव कर सकें, और एट द एंड क्या होता है कि उस प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर ग्रेजुअल चेंजेस होंगी, मतलब चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि प्लांट्स को मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। अब ये अडॉप्टेशन क्या करती है, उनको हेल्प आउट करती है कि वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर सकें और उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्लाइमेटाइजेशन, छोटी सी वीडियो थी। आई होप सो कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।